नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या मतलब है मल्टीलेटरलिज्म का? जब देखो दो या फिर दो से अधिक देश मिलकर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसे मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है। जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मल्टीलेटरलिज्म के। देखो कोविड-19 की महामारी के पहले ही मल्टीलेटरलिज्म काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था। आप डब्ल्यूटीओ का एग्जांपल ले लीजिए। डब्ल्यूटीओ में नेगोशिएशंस नहीं हो रही थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म काफ़ी वीक हो गया था, ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी कम हो गई थी डब्ल्यूटीओ में। ये कोविड-19 से पहले की हम बात कर रहे हैं। इवन यूएन भी काफ़ी सारे फ्रंट्स पर अपना काम इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहा था। यूएसए बार बार धमकी दे रहा था कि हम यूएन को फंडिंग कम देंगे। लेकिन कोविड-19 की महामारी एक ऐसी सिचुएशन थी जब मल्टीलेटरलिज्म की ज़्यादा आवश्यकता थी विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि विभिन्न देश इस महामारी से लड़ सकें। लेकिन कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में मल्टीलेटरलिज्म जो ऑलरेडी कमज़ोर था वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। आप डब्ल्यूएचओ का एग्जाम्पल ले लीजिए। किस प्रकार से विभिन्न देशों ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया कि आप तो एक प्रकार से चाइना की कठपुतली की तरह काम कर रहे हो, आप इस महामारी को रोकने में पूरी तरह से असफल रहे, आप टाइमली वर्ल्ड को नहीं बता सके आने वाले खतरे के बारे में। तो यूएसए ने तो, जैसा पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया, डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंडिंग को भी विड्रॉ कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब देखो ये है, मल्टीलेटरलिज्म इंपॉर्टेंट टूल है इस महामारी से निपटने में। मल्टीलेटरलिज्म की सहायता से विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन मल्टीलेटरलिज्म जो इस महामारी के पहले कमज़ोर था, इस महामारी के बाद तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझिए जो राइटर बोलना चाहते हैं। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी भारी तबाही मची थी, तो विभिन्न देशों ने यह रियलाइज किया था, देखो अगर पीस इस्टेब्लिश करनी है ना, तो विभिन्न देशों के एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, प्रोस्पेरिटी शेयर्ड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका देखो सिंपल मतलब ये है, फॉर एग्जांपल दो देश ए और बी, ये पहले आपस में बहुत लड़ा करते थे, लेकिन अब इनके बीच में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। ट्रेड से दोनों देशों को फायदा हो रहा है, ए को भी बी को भी। ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेड होने के बाद, और बी ए के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेड स्टार्ट होने के बाद। तो अब देखो युद्ध की संभावना ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरिटी शेयर्ड है। दोनों को पता है अगर युद्ध होता है तो ए को पता है हमें बी से बहुत सारा सामान मिलना बंद हो जाएगा, बहुत सारा हम माल जो एक्सपोर्ट करते हैं बी को वो भी बंद हो जाएगा, इससे हमें बहुत नुकसान होगा, और बी को भी यही चीज़ महसूस होगी। तो युद्ध की संभावना ऐसी सिचुएशन में दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी है दोनों की एक दूसरे के ऊपर। ये मतलब है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का। तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ तो हालांकि बाद में आया 1995 में, लेकिन गैट जो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन था डब्ल्यूटीओ का, उसका यही काम था विभिन्न देशों के बीच ट्रेड को बूस्ट करना। आईएमएफ, ये सब इंस्टीट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद आए थे। लेकिन अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, राइटर बोलते हैं देखो डिपेंडेंसी तो क्रिएट हुई विभिन्न देशों की एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंसी अब एक वेपन बन चुकी है। वेपन कैसे बन चुकी है मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। विभिन्न देशों ने यह माना कि चाइना कहीं ना कहीं दोषी है, चाइना ने इस वायरस को सही ढंग से टैकल नहीं किया, लेकिन
बहुत कम देशों ने चाइना के ऊपर डायरेक्टली आरोप लगाया। अब हालांकि काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज सीधा सीधा बोल चुके हैं चाइना के अगेंस्ट। जैसे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि चाइना के साथ अब इक्वेशन पहले जैसी नहीं रहेगी। इवन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी सीधा सीधा चाइना पर आरोप लगा दिया। इसका क्या नतीजा हुआ वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप पुरानी बात को समझिए कि ज़्यादातर देशों ने जानते हुए कि भी चाइना कहीं ना कहीं इस मामले के लिए कुछ हद तक दोषी है, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है चाइना से हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट बोलेंगे तो चाइना कहीं हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई करना बंद ना कर दे। मतलब विभिन्न देश जो अभी फिलहाल चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं सप्लाई चेन्स के लिए, उसे चाइना एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। विभिन्न देशों में डर है कि चाइना के अगेंस्ट कुछ बोला तो ये हमसे बदला लेंगे, इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होंगे, तो वो चाइना के अगेंस्ट बोल नहीं रहे हैं। अब वही बात करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के अगेंस्ट बोला तो ऑस्ट्रेलिया में जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी कि अगर आप ऐसा चाइना के अगेंस्ट बोलोगे तो इसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, चाइना के लोग आपसे सामान परचेज नहीं करेंगे। तो ये सीधा धमकी दी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे चाइना एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इसको आप रिलेट कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंसेप्ट निकल के आया था उससे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कंसेप्ट ये निकल के आया था ना, विभिन्न देशों के बीच अगर ट्रेड होता है तो वार की संभावना कम हो जाएगी। हुआ फ्री ट्रेड और वार की संभावना भी कम हुई। विभिन्न देशों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी बन गई, मतलब विभिन्न देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करने लगे। सबसे ज्यादा विभिन्न देशों की डिपेंडेंसी क्रिएट हुई चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। और अब इसी डिपेंडेंसी का चाइना अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है विभिन्न देशों को। अगर आप हमारे खिलाफ बोलते हो तो हम इसका बदला लेंगे। चाइना इस डिपेंडेंसी को अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिसी मेकर्स ने नहीं सोचा था। तो अब बात ये करते हैं कि कैसे मल्टीलेटरलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। और क्या चाइना को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए? राइटर इसके अगेंस्ट बोलते हैं। राइटर कहते हैं चाइना देखो अभी फिलहाल बहुत पावरफुल देश है, सुपर पावर नहीं है तो यूं जरूर कह सकते हो यूएसए के बाद अभी सबसे जो पावरफुल देश है वो चाइना ही है। तो अगर हम चाइना को आइसोलेट कर देते हैं वर्ल्ड में तो ये वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। रिविजनिस्ट पावर समझते हो ना? रिविजनिस्ट पावर वो पावर होती है जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करती है। अभी वर्ल्ड में अभी भी सुपर पावर यूएसए है, सबसे बड़ी पावर अभी फिलहाल वर्ल्ड में यूएसए है। लेकिन चाइना इसे चेंज करना चाहता है, चाइना इसमें रिवीजन लाना चाहता है। चाइना चाहता है सबसे बड़ी पावर वर्ल्ड में हम हो, यूएसए ना हो। तो अगर देखो चाइना इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो चाइना कुछ कुछ और भी करेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आएगी, और वो इंस्टेबिलिटी अच्छी नहीं है वर्ल्ड के लिए। इसलिए चाइना को वर्ल्ड में पूरी तरह से आइसोलेट करना वर्ल्ड के हित में नहीं है, किसी भी देश के हित में नहीं है। लेकिन हाँ, यह इंश्योर करना जरूरी है कि चाइना अपने रेजीम में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको माने चाइना। वर्ल्ड की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन और डब्ल्यूएचओ, इनमें चाइना अपनी मनमानी करना बंद करें। इसके अलावा राइटर दो और पॉइंट्स भी देते हैं। पहला पॉइंट, अभी देखो है क्या, डब्ल्यूएचओ, यूएन, इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज मेंबर हैं। बट राइटर कहते हैं ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा रूल लेके आओ कि जिन देशों में डेमोक्रेसी है, जिन देशों में प्लूरलिज्म है, वो देश मेंबर बन सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के। तो चाइना जैसे देशों को मजबूर होना पड़ेगा आवश्यक रिफॉर्म्स लाने के लिए। और तीसरा पॉइंट राइटर्स के द्वारा ये दिया जाता है स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग का मतलब ये है, अभी देखो सप्लाई चेन्स पूरी तरह से चाइना सेंटर्ड हैं।
जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एक साथ आएँ और सप्लाई चेन्स में इस प्रकार का बदलाव लेके आए कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम हो। ये कैसे हो सकता है? अभी यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ से काम करती हैं चाइना से। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में इस्टेब्लिश करके रखी हैं क्योंकि चाइना में काम करना सस्ता पड़ता था और कनेक्टिविटी भी चाइना अच्छी प्रोवाइड करता था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड की अलग अलग देशों की कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में इस्टेब्लिश करके रखी हैं। तो वो फैक्ट्रीज अब विभिन्न कंपनीज को शिफ्ट करनी चाहिए चाइना से दूसरे देशों में, ताकि चाइना के ऊपर विभिन्न देशों की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। इसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग। हालांकि देखो, ये एक रात में या फिर 2 रात में नहीं होगा। इससे सप्लाई चेन्स में भी कुछ समय के लिए डिसरप्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही होगा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो यूएसए अब अपने कामों में बिजी है। यूएसए में नवंबर में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, तो वहां पे साल के बाकी वक्त में यही कुछ चलता रहेगा, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इंडिया एक लीडर की भूमिका निभा सकता है इन सब चीज़ों को इंश्योर करने में। इवन इंडिया चाइना को भी कन्विंस करवा सकता है, मीडिएशन कर सकता है, क्योंकि चाइना की अभी हालत ये है कि ज़्यादातर देश अब चाइना पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। तो इंडिया चाइना को कन्विंस करा सकता है कि भैया आप थोड़े इंटरनेशनल रूल्स को मानिए, तभी ये आपके भी हित में है और बाकी देशों के भी हित में है। इवन और भी बाकी सारे देशों को इंडिया एक मंच पर ला सकता है ताकि मल्टीलेटरलिज्म अच्छे से काम करें और विभिन्न देश आपस में मिलकर इस महामारी को हरा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।